ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कंबस्शन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में। कंबस्शन को हिंदी में कहते हैं कि ग्रहों का अस्त हो जाना। अब ये ग्रहों का अस्त हो जाने का क्या मीनिंग है, इसको हम समझने के लिए इस पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कि हमने कहा कि माना कोई एक व्हीकल है जिसकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाए अचानक से जब आप उसके सामने खड़े हो, और उसकी जो फ्लैश लाइट है वो इतनी 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 हाई होती है कि हमें दिखना बंद हो जाता है। तो ये होता है कि इसकी लाइट की वजह से हमारी आंखों की रोशनी ने काम करना बंद कर दिया। तो हम लोग या तो अपने आंखों पे हाथ रख लेते हैं या कोशिश करते हैं कि ये फ्लैश लाइट ऑफ हो जाए जिससे हम देख सकें। बिल्कुल यही स्थिति प्लैनेट्स के साथ होती है जब वो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो सन के इमीडिएट बाद जो कौन सा प्लैनेट होता है, मरकरी, यानी कि बुध होता है। बुध के बाद होते हैं शुक्र, यानी कि विनस होते हैं। तो ये प्लैनेट रिवॉल्व करते 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 करते, क्योंकि ये इलिप्टिकल पाथ्स में है, इनके गोला बिल्कुल सर्कुलर पाथ नहीं है। कैसे पाथ है? इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्टिकल यानी कि अंडाकार पाथ है, और घूमते घूमते सन के पास आ जाते हैं और सन की रोशनी से ये अस्त हो जाते हैं। अस्त हो जाने का मतलब सन की लाइट उन्हें ओवर शेडो कर लेती है। जैसे यहां पर क्या हुआ, आंखों की रोशनी को गाड़ी की रोशनी ने डिम कर दिया। बिल्कुल इसी तरह क्या होता है कि प्लैनेट्स के साथ भी होता है। ये वाली बात समझ आई आप लोगों को? आई एम वेटिंग। यस मैम, यस मैम। है ना? अब आपको समझ आ गया कि कंबस्ट होना क्या होता है। तो ये हर प्लैनेट के साथ होता है। ये चीज हर प्लैनेट के साथ होती है कि जब वो सूर्य के पास आते हैं, सूर्य के पास आने पर प्लैनेट्स अस्त हो जाते हैं, यानी कि कंबस्ट हो जाते हैं। लेकिन सारे प्लैनेट्स एक पर्टिकुलर डिग्री पर कंबस्ट होते हैं। ऐसे नहीं कि कहीं भी हैं तो कंबस्ट हो गए। कितना पास आने से कंबस्ट होंगे ये हमें नोट करना पड़ता है। तो चलिए हम लिखते हैं कि माना मून आया सन के पास तो कैसे कंबस्ट होगा, कितनी डिग्री पर कंबस्ट होगा। मार्स आया तो कितनी डिग्री पर होगा। मरकरी आए तो कौन सी कितनी डिग्री पर कंबस्ट होंगे। फिर जुपिटर आए तो कितनी डिग्री पर कंबस्ट होंगे। इसी तरह से वीनस कितनी डिग्री पर कंबस्ट होंगे और सैटर्न कितनी डिग्री पर कंबस्ट होंगे। इसको हमें नोट करना है। ऊपर हेडिंग में लिखना है सूर्य के पास आने पर चंद्रमा कितनी डिग्री पास आने पर, 12 डिग्री से कम। ये मानना चाहिए कि अगर सन, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो डिस्टेंस है वो 12 डिग्री से कम है तो उसमें चंद्रमा अस्त है। अब ये कैसे कंबस्ट होते हैं मैं आपको चार्ट में भी, हमें देखना कैसे वो भी दिखाऊंगी, पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। मंगल 17 डिग्री से अगर कम है तो अस्त है। सूर्य और मंगल के बीच में 17 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। अगर उससे कम है तो मंगल अस्त कहे जाएंगे। इसी 12 और 12 लेस देन 12 या मतलब 12 पे भी कंबस्ट होगा ना? 12 पे वो उदय हो जाएगा, मतलब उससे बढ़ते चला जाएगा ना फिर। ओके, तो मैं 17 लेस देन 17 डिग्रीज एंड लेस देन 12 डिग्रीज। हाँ, लेस देन 17 डिग्री। मरकरी का बोला जाता है 13 डिग्री। किसी किसी किताब में ये 12 भी लिखा है लेकिन 13 डिग्री इसका है। जुपिटर के लिए, बृहस्पति के लिए बोला जाता है लेस देन 11 डिग्री। वीनस के लिए ये डिग्री 9 डिग्री है, और सैटर्न के लिए ये डिग्री, यानी कि सूर्य के पास चंद्रमा 12 डिग्री से कम होंगे तो अस्त कहलाएंगे। मंगल
17 डिग्री से कम होंगे तो अस्त कहलाएंगे, मरकरी 13 डिग्री से कम होंगे तो अस्त कहलाएंगे, और बृहस्पति 11 डिग्री से कम होंगे तो अस्त कहलाएंगे, शुक्र 9 डिग्री से कम होंगे तो अस्त हो जाएंगे। ऐसे ही शनि 15 डिग्री से कम होंगे तो अस्त हो जाएंगे। अब इसी बात को मैं आपको एक चार्ट पर दिखाती हूँ। माना एक चार्ट है, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, आप लोग भी ड्रॉ करने की आदत डाल लो अब, बार बार ये फ्रेम ड्रॉ करना है। और कोई भी राशि है, कोई भी लगना है, और हमने कहा उसमें सन और मून एक ही साइन में है, एक ही राशि में सन भी है और मून भी है। सन इस साइन में माना 23 डिग्री के हैं, और मून माना 12 डिग्री के ही हैं। तो अब यहां पर अगर हम लिखें कि सन और मून में कितना डिस्टेंस है, तो मैंने आप लोगों को ये लिखना सिखाया था कि जब हम इनको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि सन ने 9 साइन पार कर लिए, तो 9 साइन 23 डिग्री पर सन है, इसी तरह से 9 साइन 12 डिग्री पर मून है। यानी कि सूर्य तो है 9 साइन 23 डिग्री पर, और चंद्रमा है 9 साइन 12 डिग्री पर। अब इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, हम इसको माइनस कर देंगे दोनों को, तो ये 11 डिग्री का डिस्टेंस अब दिखाई दे रहा है। 11 डिग्री हुआ ना, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 11। तो मून और सन यानी कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में 11 डिग्री का डिस्टेंस होने का मतलब ये है कि चंद्रमा अस्त हो गए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये वाली बात समझ आई? बस आपकी हाँ या ना यस चाहिए मैम, मुझे। यस मैम। लेस देन, अच्छा हाँ, लेस देन पे कंबशन है ना? हाँ, लेस देन, ठीक है। अगर माना ये ही चंद्रमा हम कह दें 27 डिग्री के हो गए, तो क्या तब भी कम्बस्ट है? अब देखते हैं। तो ये हो गए मून कितने, 9 साइन 27 डिग्री, 9 साइन 27 डिग्री के क्या है चंद्रमा मून, और यहां पर सन का डिग्री कितना है, सन का लॉन्गिट्यूड 9 साइन 23 डिग्री, तो डिफरेंस देखे तो 4 डिग्री का ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि चाहे पीछे हो चंद्रमा चाहे आगे हो, बस 12 डिग्री पार होना चाहिए, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 12 डिग्री से ज्यादा होगा, तब ये उदय रहेंगे, अदरवाइज अस्त हो जाएंगे। बात समझ में? बात, इस चीज को समझ आया ये वाली बात? चलिए अब इसीलिए इसी को दूसरे प्लैनेट पे समझ लेते हैं। हमने ये कहा कि यूजुअली सन और मरकरी एक ही साथ होते हैं। हमने कहा सन और मरकरी इस हाउस में है, कोई भी साइन हो सकता है, 3 लिख देते हैं यहाँ पर। और ये कहा कि सन जो है वो 2 डिग्री के हैं और मरकरी 27 डिग्री के हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या मरकरी अस्त है या नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि लेस देन 13 डिग्रीज पे है ना कंबशन। अच्छा, तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? 25 का डिफरेंस है ना? यस, 25 डिग्री का। इनके बीच में 25 डिग्री का डिस्टेंस है, इसलिए ये अस्त नहीं है। अब देखिए एक और चीज यहाँ पर समझने वाली है कि अगर सन 2 डिग्री के हैं तो सन ने तो अभी अभी एंट्री ली है और 2 दिन बीते हैं, और मरकरी बिल्कुल एंड पे है। तो सन इज ऑन स्टार्टिंग पॉइंट एंड मरकरी इज ऑन एंडिंग पॉइंट। मरकरी तो एक कुछ दिनों बाद निकलने भी वाले हैं, ठीक है, और इनके बीच में इतना डिस्टेंस है।
ये वाली बात समझ आई लोकेशन की? आई होप आ गई होगी। इसी तरह से वीनस को भी चेक कर लेते हैं। हमने कहा कि वीनस यहाँ बैठे हैं और वो 15 डिग्री के हैं, तो क्या ये कम्बस्ट है? क्या ये अस्त हो जाएंगे शुक्र यहाँ पे ऐसी डिग्री पे? डिग्री पे है और सूर्य तो ये ना, ये फिर कंबशन नहीं है क्योंकि 9 डिग्री नहीं पे है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में सूर्य और शुक्र 13 के डिग्री का बीच फर्क है, 13 से कम होना चाहिए ना। 9 होना से कम होना चाहिए, चाहिए। 9 से कम। हम्म। 9 से कम होना चाहिए। अब ये वाली बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। अब बात आती है कंबस्ट होने से क्या होता है। कंबस्ट होने से क्या होता है कि सूर्य है, क्योंकि अपनी एनर्जी में वो दूसरे प्लैनेट को ले लिया, तो दूसरा प्लैनेट उतनी तरह अच्छी तरह काम नहीं कर पाता। सन कहता है मैं जो है कैसे कह रहा हूँ वैसे करो। आपने क्या कह रहा होगा, फिल्मों में देखा होगा। फिल्मों में क्या करता है, विलन आता है और एक अपनी गाड़ी की लाइट ऑन कर देता है, और गाड़ी की लाइट ऑन करके वो हीरो बिल्कुल ऐसे आंख बिल्कुल वो समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है, और पीछे से उसके गुंडे पीट के चले जाते हैं। तो मतलब क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे प्लैनेट के अंदर अपनी एनर्जी मतलब अपनी एनर्जी को वो यूटिलाइज नहीं कर पाता। हाँ, मेरा भी जैसे सन एंड जुपिटर साथ है, बट मेरा भी आई थिंक कंबशन नहीं है क्योंकि मेरा हाँ तो ये सन है अच्छी बात है, 25 क्वेश्चन नहीं 25 होना डिग्री। चाहिए। हाँ, अगर दोनों के बीच में 11 डिग्री से ज्यादा का डिस्टेंस है जुपिटर और सन के बीच में, तो अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन अगर कम्बस्ट है तो थोड़ा सा सोचने की बात है फिर। हाँ। नहीं, मेरा 25 डिग्रीज पे जुपिटर है, 25 ठीक डिग्री है। समथिंग, और आई थिंक सन 8 डिग्रीज पे, तो मोर देन वो हो गया। हाँ तो फिर तो ये ठीक ठाक है, क्योंकि 9 डिग्री के डिस्टेंस पे 11 डिग्री, सॉरी 11 डिग्री का डिस्टेंस कंबस्शन माना जाएगा। ये वाली बात समझ आ गई मैम, कंबस्शन वाली? चलिए, यस। कंबस्शन का फलित में फर्क पड़ता है। जब हम इससे प्रिडिक्शन करने लगेंगे तब इसका फर्क पड़ेगा कंबस्शन का। मैम, मेरा तो वैसे एक और क्वेश्चन था, सॉरी, वैसे वो हाँ हाँ अलग है, जैसे हम बोलते हैं कि जुपिटर, जैसे आपने एक्सॉल्टेड बोला था, 5 डिग्रीज पे होता है, वो मतलब कर्क राशि में, कैंसर में। मेरा जुपिटर है कैंसर में, बट है 25 डिग्रीज पे, तो बट तो सब बोलते आपका हैं एक्सॉल्टेड है। आपका वो एग्जॉल्टेड ही है। ओके। देखिए उस पूरी राशि में वो एग्जॉल्टेड रहेगा, लेकिन जो उसका हाईएस्ट एग्जॉल्टेशन पॉइंट है वो 5 डिग्री है। ओके, अब वही मैं सोचती हूँ कि हर जगह तो ये एक्सॉल्टेड लिखा होता है। अब तेरे जिस हिसाब से पढ़ा, 5 डिग्री पे एक्सॉल्टेड है, तो मुझे वही लग वो रहा था उसका कि हाईएस्ट एग्जॉल्टेड पॉइंट है। ओके। ठीक है, उसको इस तरह से बोला जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अब जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हाउसेस के बारे में बात कर रहे थे, अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ हाउसेस क्या है? एक मिनट, मैं एक चार्ट इंसर्ट कर लेती हूँ यहाँ पर। हमने ये पढ़ा था कि जब हम चार्ट बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं, तो कुंडली के ये वाले भाव केंद्र भाव कहलाते हैं। केंद्र, केंद्र, केंद्र। कौन से भाव है ये? 1, 4, 7, 10 भाव। 10। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव केंद्र भाव हो गए। अब इसी तरह से एक हमने पढ़ा था त्रिकोण भावों के बारे में। अब त्रिकोण भाव कौन से होते हैं? जिसमें आता है पहला, 5, पांचवा 9th। और 9वां। बिल्कुल ठीक। इन भावों को बोला गया है कि ये कुंडली के सबसे शुभ भाव हैं। फिर हमने पढ़ा था एक त्रिक भावों के बारे में। त्रिक भाव कौन से थे? 6, 8, 12। 6, 8 एंड 12। आज हम एक और पढ़ेंगे जिनका नाम है त्रिश ढाय भाव। अब हिंदी में कैसे लिखते हैं इसको? त्रिश ढाय भाव।
3 का मतलब है तीसरा, षड का मतलब है छठा, और आय का मतलब है ये 11th हाउस। ठीक है, आप इसे अपने कॉपी में बना लीजिए। कुंडली में जो तीसरा भाव है, छठा भाव है और 11वां भाव है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, और इसको कहते हैं त्रिशढाय भाव। ये तीनों त्रिशढाय भाव कहलाते हैं। तीसरे भाव को आप जानते ही हैं, हम कहते हैं पराक्रम भाव है। ये हमारे करेज को दिखाता है, हमारी हिम्मत को दिखाता है, हमारे साहस को दिखाता है, और साथ साथ ये हमारे छोटे भाई बहनों को भी बताता है। यही हमारे पड़ोसियों का भाव भी है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ से देखी जाती हैं। और क्या होता है थर्ड हाउस से, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो? हमारी राइटिंग स्किल्स, इसके अलावा शॉर्ट ट्रैवल्स, इसके अलावा मीडिया, और क्या होता है थर्ड हाउस से? कुछ याद आ रहा है? हम लोगों ने इनके कारक तत्व लिखे थे। हाँ जी, तो ये इसको सहज भाव भी कहते हैं। हम नौकरों को भी यहां से देख लेते हैं। ठीक है, हमारे ये आत्मविश्वास को दिखाता है। कौन सा भाव? क्योंकि जिसमें जितना पराक्रम होगा वो उतना आत्मविश्वासी होगा। यही हाउस हमारे कंधा भी है। कौन सा कंधा? राइट कंधा। आर्म्स का भी है, राइट आर्म, भुजा, भुजा मतलब आर्म। ये माता की मृत्यु, ये भी कुछ ऐसा इसमें भी लिखवा रखा, कर्ण व श्वास संबंधी रोग भी बताता है ना? ये कान है। अच्छा, कान, कर्ण, हाँ यहाँ कान। से, हाँ जी, यहाँ से हम अपनी हॉबीज को भी चेक करते हैं। अच्छा, हॉबीज भी। हॉबीज को भी, अगर किसी में कोई हॉबी है, जैसे आपको बहुत शौक है कि मैं पौधे लगाऊं, ये करूं वो करूं, तो ये चीज भी कहाँ से देखी जाएगी? थर्ड हाउस। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं जो हमारा थर्ड हाउस बताता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें दूसरी भी आ एक जाएंगी। 2 पेजेस पहले करना, वो जो आपने पूरा लिखा नहीं गया, फर्स्ट सेकंड पेज पे, थर्ड, हाँ जी। शॉर्ट ट्रेवल्स, मीडिया, ठीक है, हाँ जी, नोट नौकरी, कर। नौकर, आत्मविश्वास, हॉबी, हमारा कौन सा कान? राइट ईयर। तो ये चीजें यहां से देखी जाती हैं। काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। हाँ जी, 1 से स्टार्ट होता है ना? हाँ जी, हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी बुध होते हैं, और बुध खुद कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस, राइटिंग स्किल्स, इन सब के कारक हैं। इनको हॉबीज भी होती हैं, इनको हिम्मत भी है, इनमें साहस भी है, कुछ भी, मतलब ये बिल्कुल बहुत बढ़िया प्लैनेट। ठीक है, तो थर्ड हाउस के लॉर्ड है। अब इसी तरह से अगर हम
अगले उसको समझें, 6th हाउस को। सिक्स्थ हाउस जो है काल पुरुष की कुंडली में, यहाँ पर 6 नंबर आता है, तो यहाँ के लॉर्ड भी मरकरी ही बनते हैं। कन्या राशि ना, कन्या राशि, लेकिन यहाँ के कारक चेंज हो जाते हैं। अब कारक कैसे चेंज हो जाते हैं? 6th हाउस को हमने बोला रोग, ऋण ऋण, रिपु। और रिपु। ऋण का मतलब होता है लोन, डेप्ट हो जाना। रिपु का मतलब होता है एनिमी। अब हमारे कौन कौन दुश्मन हैं, अब हमें ये समझना चाहिए। रिपु, जब हम शब्द बोलते हैं रिपु, तो इसका मतलब है षड रिपु। षड रिपु कौन कौन से होती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद लिखना चाहिए, मद और मत्सर्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये षड रिपु हैं। 6 दुश्मन हैं हमारे जीवन के, जिनको हम यहां से देखते हैं, 6th हाउस से। मत्स्य क्या है ये? मद, हाँ, मद और मत्स्य के हैं। वैसे क्या होता है, आपको अहंकार हो गया। एक तो होता है मद मतलब अहंकार, मत्सर्य मतलब होता है नशा। आप अब उसमें नशा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम लोन की बात करते हैं, तो लोन कैसे लोन हो सकते हैं हमारे ऊपर? लोगों का कर्जा हो सकता है। एक शब्द आता है ज्योतिष में जिसको बोलते हैं ऋणानुबंधन। हमारे जीवन में जितने भी लोग आते हैं, उनके कर्जे हैं हमारे ऊपर, और हमारे उनके साथ जो बंधन है वो ऋणानुबंधन है एक्चुअली। चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हमारे स्पाउस हैं, चाहे वो हमारे भाई बहन हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हैं, चाहे वो हमारे नौकर चाकर हैं, या पड़ोसी ही क्यों ना हो, हर वो इंसान जो हमारे जीवन में आता है और उसके साथ हम हंस रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सुख दुख बांट रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बंधन में है, हमारे साथ उनका ऋणानुबंधन है। वो ऋणानुबंधन भी 6th हाउस से ही देखे जाते हैं। ऋण, किन किन के कर्जों को हमें उतारना है? सबसे पहले हमें अपने बच्चों के कर्जे उतारने हैं। इवन जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि ब्रह्मा का कर्ज उतारना है, इसलिए बच्चे पैदा करने हैं। ब्रह्मा ने हमें बनाया है, तो हम उनके आगे संतति देते जाएंगे, तो हम बच्चे पैदा करना बहुत जरूरी है। ये भी एक स्टोरी है, इसके बारे में भी हम एक दिन बात करेंगे कि ब्रह्मा का कर्ज उतारना। ब्रह्मा रचयिता है हमारे, उन्होंने हमें बनाया, हमें आगे उनके लिए संतानों को बनाना है। ऐसे ही हमारे स्पाउस, भाई बहन, जिनके साथ हम हंस खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और गिले शिकवे कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं हमारे ऋणानुबंधन है। उसके साथ साथ दूसरे कर्जे भी। कैसे कर्जे? कि मेरे को नौकरी करनी है, मेरे को बिजनेस करना है, मैंने लोन ले लिया, मैंने बैंक से लोन लेना है, तो ऐसे लोन भी कहां से आएंगे? 6th हाउस से आएंगे, ठीक है। अगर लोन यहां से आ रहा है, तो लोन देने वाली फर्म यानी कि बैंक भी यहीं से आएगा, 6th हाउस से। बात समझ गए? बैंक में होने वाली नौकरी भी यहीं से आएगी, नौकरी।
जिन शौकों को हमने थर्ड हाउस में पैदा किया था, जैसे हमने थर्ड हाउस में पढ़ा था ना कि ये हमारे शौक हैं, हॉबीज है। थर्ड हाउस से हम शौक देखते हैं, हॉबीज को देखते हैं। अगर वही शौक हमने प्रोफेशन बना लिया, जैसे किसी को शुरू शुरू में इसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, तो वो शौक है तो थर्ड हाउस से, लेकिन अगर उसने प्रोफेशन बना लिया उसको, तो वो सिक्स्थ हाउस से देखा जाएगा। हमारे जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो सारे सिक्स्थ हाउस से देखे जाते हैं। अब नौकरी करना भी तो एक कंपटीशन है, स्पोर्ट्स में एंट्री भी एक कंपटीशन है। जब हम कोई भी एग्जाम देते हैं, कि बच्चे आजकल देते हैं, क्लैट का एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम देना है, किसी को आईआईटी का एग्जाम देना है, और अनगिनत टाइप के सी टैट एस मतलब अनसेट का है, कैट का, अनगिनत एग्जाम्स हैं। तो जब वो उस कंपटीशन में जा रहे हैं तो वो सिक्स्थ हाउस से है। कंपटीशन की तैयारी का घर सिक्स्थ हाउस है। किसी भी चीज की तैयारी, नौकरी की तैयारी का घर भी सिक्स्थ हाउस है। ठीक है। जब हम जानवर पालते हैं, पेट को भी हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। कुछ लोग होते हैं पेट पालते हैं, जैसे मैम अभी घोड़ा लेने वाली हैं, या कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, जानवर हमने डोमेस्टिक एनिमल्स पाल लिए, गाय रख ली, भैंस रख लिया घर में, तो ये सब भी क्या है, सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। सिक्स्थ हाउस से सेवा भी देखी जाती है। हमने अभी यहाँ पर बात की ऋणानुबंधन की। हर वो इंसान जो जिनसे हमारा ऋणानुबंधन होता है, हम उनकी सेवा करते हैं, वन और द अदर वे सेवा करते हैं। या फिर हम जब सोसाइटी की सेवा करते हैं, सोसाइटी की सेवा कैसे करते हैं, एनजीओस, एनजीओ को तो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं, लेकिन सेवा करना जो है वो सिक्स्थ हाउस से होता है। जैसे गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं, उसके अलावा मंदिरों में जाके सेवा कर रहे हैं, हाँ, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, तो ये वाली जो सेवाएं, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हो आप, ये भी सेवा ही एक तरह से। हाँ जी, सेवा कर रहे हैं। तो सेवा करना कहाँ से आता है, सिक्स्थ हाउस। ये तीन घर ऐसे हैं, अभी मैं आप लोगों को अभी और बातें करेंगे, 11th हाउस के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें, जैसे बैंक की नौकरी करनी है या बैंक करना है, लोन लेने जाना है, तो आपको कहाँ से देखना है, सिक्स्थ हाउस से देखना है। जब हम कहते हैं रोग, तो रोगों में हॉस्पिटल डॉक्टर कहना चाहिए, आई एम सॉरी, डॉक्टर को कहाँ से देखना है, सिक्स्थ हाउस से। क्योंकि जब बीमारी सिक्स्थ हाउस से हो रही है तो ठीक भी तो वही होगा। ठीक है। जब हम माना कोई बीमारी हो गई आपको, और डॉक्टर ने कहा कि अब आपको एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है, टाइम से खाना है, टाइम से उठना है, एक्सरसाइज करनी है, इतना खाना है, इतना नहीं खाना, यानी कि रूटीन, अपनी दिनचर्या बनानी है। तो वो जो रूटीन है वो भी सिक्स्थ हाउस है। जो एक्सरसाइज आप करते हैं, जो अच्छी सेहत को बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वो भी आपका सिक्स्थ हाउस ही है। यानी कि रोग, ऋण, रिपु, अभी रिपु की बात नहीं की है हमने, केवल कंपटीशन बोला यहाँ पे। जब हम कंपटीशन में उतरते हैं तो एक्चुअली हमारे सामने बहुत सारे हमारे रिपु खड़े हैं। रिपु यानी कि कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स भी तो रिपु हुए। ठीक है। ऐसी उनसे दुश्मनी नहीं हो रही है हाउएवर, लेकिन हमारे कंपटीशन में तो है वो, तो कॉम्पिटिटर्स भी रिपु की कैटेगरी में आएंगे।
ठीक है, जो प्रत्यक्ष शत्रु है हमारे सामने है कि भाई मेरी इससे कंपटीशन है, चाहे बाद में हम हाथ मिलाकर खूब हंसी मजाक कर रहे हो, लेकिन एक क्षण के लिए तो वो हमारे कॉम्पिटिटर हुए। तो इसी तरह से रोग ऋण रिपु को 6th हाउस से देखा जाता है। रोग होना और रोगों का ठीक होना भी 6th हाउस से ही देखा जाएगा। ऋण होना और ऋण की पेमेंट भी, कि ऋण चुकता हो गया, वो भी 6th हाउस से देखा जाएगा। कंपटीशन में जीत को भी हम 6th हाउस से ही देखेंगे। आई होप 3rd हाउस और 6th हाउस आप लोगों को समझ आया होगा। यस मैम। अब इसी तरह से बात आती है 11th हाउस की। अब हम 11th हाउस को समझेंगे। जो 11th हाउस है इसको आय भाव कहा गया है और साथ में लाभ भाव भी कहा गया है। ठीक है, जब हमने सारे काम कर लिए और हमें 11th हाउस से के कारक तत्वों को समझना है। अब हमें जब हमने कोई भी काम किया का मतलब क्या हो गया कि नौकरी की, कोई भी किसी भी तरह का काम किया, तो हमें उसका लाभ मिलेगा या हानि होगी, वो कैसे पता चलेगा? 11th हाउस से। तो ये हमारी आय यानी कि इनकम का घर है और बेनिफिट्स का है। यही घर हमारी इच्छा पूर्ति का भी है। यहां से इच्छाएं पैदा होती हैं, यहां पर हम प्रोसेस करते हैं, तैयारी करते हैं उसकी, और फिर यहाँ पर आकर हमारी वो इच्छाएं पूरी हो जाती है। इच्छा पूर्ति। हमारी मित्र मंडली यहीं से होती है। हमारे बड़े भाई बहन, बड़े भाई और बड़ी बहन को हम यहाँ से देखते हैं। हमें मिलने वाले सम्मान, अवार्ड्स यहां से देखे जाते हैं। कौन, कहां से? 11th हाउस। जब हम कोई लॉन्ग टर्म वो बनाते हैं, लॉन्ग टर्म कुछ ऐसा करते हैं ना कि इतने साल में ये काम हो जाएगा। लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स। गोल्स मेरे को गोल वर्ड नहीं आ रहा था, लॉन्ग टर्म गोल्स। तो लॉन्ग टर्म गोल्स को भी हम यहाँ से देखते हैं। लोग हमें सहयोग करेंगे, हमारे बड़े भाई बहन सहयोग करेंगे, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीजें हम कहाँ से देखते हैं? 11th हाउस से देखते हैं। ये जो मेडल वेडल मिलते हैं हम लोगों को कभी कभी, वो सब भी 11th हाउस से देखा जाता है। मान सम्मान, मेडल मिलना, पब्लिक रिकॉग्निशन होना, सरकार ने कुछ दे दिया। सरकार ऐसे बड़े बड़े अवार्ड्स देती रहती है, किसी को पद्मश्री दे दिया, किसी को अशोक चक्र दे दिया, किसी को ऐसे होते हैं ना, जो मिलिट्री वालों को काफी मिलते हैं या पुलिस वालों को बहुत मिलते हैं, स्पोर्ट्स वालों को मिलते हैं, जो अच्छे काम करते हैं समाज में उन लोगों को भी मिलते हैं। तो वो सारी चीजें कहाँ से मिलती है? सम्मान और अवार्ड्स 11th हाउस से। इन तीनों भावों को, कौन से? 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस को मिलाकर क्या कहा जाता है? त्रिशधाय भाव। ठीक है, तो त्रिशधाय भावों को समझना भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये हमारी लाइफ में देखिए, वैसे मैं आपको ये बता देती हूँ, ऋषि पराशर इन भावों के बारे में क्या लिखते हैं। कहते हैं कि 3rd लॉर्ड अशुभ होता है, 6th लॉर्ड भी अशुभ होता है और 11th लॉर्ड भी अशुभ होता है। अब यहाँ पर जब ऋषि पराशर ये बात लिखते हैं तो वो इनके लॉर्ड्स की बात करते हैं, भावों की बात नहीं कर रहे। ये भाव तो अच्छे हैं,
लेकिन इनके लॉर्ड्स गड़बड़ करते हैं। इसको समझिएगा बात को। जैसे हमने कहा कि कोई एक चार्ट ले लेते हैं, हमने कहा सिम लगन का चार्ट है, और यहाँ पे थर्ड लॉर्ड वीनस है, शुक्र हो गए, और शुक्र की दूसरी लॉर्डशिप कहां पर है, 10th लॉर्ड है। तो वीनस इस चार्ट में शुभ भी है और अशुभ भी है। अब क्यों अशुभ है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों अशुभ है। ये तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हैं, ये तो हमें इतना कुछ हमें थर्ड हाउस से मिल रहा है, ये सब देखो हमने पढ़ा थर्ड हाउस से इतना कुछ मिल रहा है, तो फिर ये अशुभ क्यों है। तो वो भाव अच्छा है, पर इसके लॉर्ड की बात कर रहे हैं ये। अब इसके लॉर्ड शुक्र इस चार्ट के लिए एक तरफ तो अशुभ है, एक तरफ शुभ है, और इनके मूल त्रिकोण राशि क्योंकि थर्ड हाउस की है, तो शुक्र को अशुभता की तरफ ज्यादा माना जाएगा। अब जो बात मैं बोल रही हूँ ना, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है और इसको समझने की कोशिश भी करनी है कि थर्ड लॉर्ड अशुभ होते हैं, थर्ड हाउस अशुभ नहीं है, थर्ड लॉर्ड अशुभ है। ये थर्ड लॉर्ड पूरी चार्ट में जहां जाकर बैठ जाएंगे वहीं पर ही इच्छाएं पैदा कर देंगे। और आपने सुना ही होगा कि गौतम बुद्धा कहते थे कि सारी जो परेशानियों का कारण है वो इच्छाएं हैं। सुना है आप लोगों ने कभी? जो ऋषि मुनि होते हैं वो ये कहते हैं कि परेशानियों का कारण ही इच्छाएं हैं। और इच्छाएं कौन से हाउस से देखी जाती है, थर्ड हाउस से। ऋषि पराशर ने इसीलिए इस हाउस को कहा इसका लॉर्ड बुरा है, क्योंकि वो क्या करता है, इच्छाएं पैदा कर देता है जहां पे भी जाके बैठते हैं, उस हाउस से रिलेटेड। पराक्रम का भाव है ये, तो हमें दूसरे पे पराक्रम दिखाना ही क्यों है, बिना मतलब क्यों साहस दिखाना है हमें। इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, साहस दिखाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए थर्ड लॉर्ड को बुरा कहा है। ठीक है, इसीलिए सिक्स्थ लॉर्ड की भी बात ऐसे ही कही है कि सिक्स्थ लॉर्ड भी अशुभ है। क्यों? क्योंकि वहां पे रोग है। सिक्स्थ लॉर्ड पूरे चार्ट में जहां पे भी जाके बैठेंगे वहां बीमारी दे देंगे, वहीं पे डेप्थ देने की कोशिश करेंगे, वहीं पे ऋणानुबंधन पैदा करेंगे, वहीं पर रिपू पैदा करेंगे, इसलिए बुरे हैं। ठीक है, अब इसी तरह से 11th लॉर्ड को भी कहा गया है। ये तीनों त्रिशढाय भावों के स्वामियों को ऋषि पराशर ने अशुभ बताया है। भाव ठीक है, उन भावों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां के स्वामी अशुभ माने गए हैं। तो मैम इस केस में फिर वीनस को हम मतलब वो मानेंगे, क्योंकि एक जगह शुभ है एक जगह अशुभ है, एक तो जगह शुभ है एक जगह अशुभ है, और मूल त्रिकोण राशि को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और मूल त्रिकोण राशि इस वाले चार्ट में, अब ऐसा नहीं है कि सारे चार्ट्स में वीनस खराब हो गया, नहीं। मैम पर मूल त्रिकोण राशि तो अगर उनकी वीनस ही वीनस साइन में हो गया, अगर सपोज फिर खराब नहीं है, अगर वीनस ही वीनस के साइन में आ गए तो खराब नहीं, वो चीज भी हम आगे पढ़ेंगे। और अगर एग्जॉल्टेड भी हुआ तो भी खराब नहीं होगा फिर, मतलब एक जनरल क्वेश्चन। नहीं, नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हमने आज एक और नया एडिशन किया,
जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हाउसेस का, उसमें हमने एक एडिशन त्रिशधाय भावों का भी कर लिया। ठीक है ना? आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। अब बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई है। अब हम लोगों को अब कंसंट्रेट करना पड़ेगा और चीजों पे। आज से हम नक्षत्रास को भी पढ़ना शुरू करेंगे, और अब आप लोगों को इनके नाम भी याद करने शुरू करने। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए नक्षत्र। पहले मैं नाम लिखवाऊंगी। नक्षत्र 27 होते हैं, और इनको 9 के 3 कॉलम्स में लिखा जाता है। देखिए कैसे लिखते हैं। पहला कॉलम बना रही हूं मैं। पहले नंबर लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर जब हमें 10 लिखना है तो ऊपर लिखना है 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। और फिर नेक्स्ट कॉलम 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अब इनके नाम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले नक्षत्र है अश्वनी। दूसरे नक्षत्र का नाम है भरणी। तीसरे हैं कृतिका। चौथे हैं रोहिणी। सॉरी। फिफ्थ है मृगशिरा। नेक्स्ट है आर्द्रा। फिर है पुनर्वसु। पुनर्वसु के बाद पुष्य। नेक्स्ट है आश्लेषा। एक का क्या नाम है मैम? ये पुष्य। पुष्य। ओके। आजकल जुपिटर गुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य। अब नेक्स्ट कॉलम शुरू होता है। यहाँ पर आता है पहला मघा। फिर है पूर्व फाल्गुनी। फिर है उत्तर फाल्गुनी। फिर है हस्त। चित्रा। स्वाति। विशाखा। अनुराधा। हाँ मैं ज्येष्ठ। दोबारा आती हूँ, मेरी बेबी बहुत रो रहा है। हाँ कोई बात नहीं। ज्येष्ठा। फिर है मूला। फिर है पूर्व आषाढ़ा। फिर है उत्तर आषाढ़ा। फिर आते हैं श्रवण। फिर है धनिष्ठा।
शतभिषा पूर्व भाद्रपद, फिर है उत्तर भाद्रपद, और रेवती। जहां पे भी समझना है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। इनके सीक्वेंस को एज इट इज याद करना पड़ता है, यानी कि जब आप इसको याद करेंगे तो ऐसे ही याद करना है। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा। फिर मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा। फिर मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा शतभिषा पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद और रेवती। ठीक है, आई होप आपने नोटिस कर लिया होगा, ये लिख लिए होंगे, नोट कर लिए। स्वाति है ना? स्वाति। मैम और इन नक्षत्रों का क्या यूज होता है? बहुत यूज है इनका, इनका यूज बहुत ज्यादा है। मंथ के नाम भी काफी सारे यहीं से हैं। अश्वनी हो गया, ये ज्येष्ठा हो गया, माघा हो गया, फाल्गुनी हो गया, आप बस इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ आषाढ़ हो गया। अब ये जो पहले वाले तीन हैं अश्विनी मघा और मूला, यहाँ पे लिखिए स्वामी, इनके स्वामी होते हैं केतु। अश्विनी मघा और मूला के स्वामी होते हैं केतु। भरणी पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा के स्वामी होते हैं शुक्र। कृतिका उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा के स्वामी होते हैं सूर्य। रोहिणी हस्त और श्रवण के स्वामी होते हैं चंद्रमा। इसी तरह मृगशिरा चित्रा और धनिष्ठा के स्वामी मंगल, और आद्रा स्वाति और शतभिषा के स्वामी राहु होते हैं। पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रपदा के स्वामी होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। पुष्य अनुराधा और उत्तर भाद्रपद के स्वामी शनिदेव। आश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती के स्वामी बुधदेव होते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए फिर मुझे बताइए। कर लिया जी, देखिए हमारी लाइफ में जैसे आप लोगों ने सुना होगा कहते हुए किसी को, अरे शनि की दशा चल रही है उसकी, सुना है कभी ऐसा? हाँ जी। सुना है कभी ऐसे शनि की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है? तो ये जो दशाओं का पैटर्न होता है हमारी लाइफ में, ये इन नक्षत्रों से ही डिसाइड होता है। हमारा जन्म किसी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में होता है। हमारा जन्म किसी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में होता है, और वो जो जन्म का नक्षत्र है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट।
कैसे इंपॉर्टेंट है? हमारा नाम क्या रखा जाएगा? जैसे आपने सुना होगा कि पंडित जी के पास जाते हैं, बच्चा हुआ है, नाम किस अक्षर से रखें आप बता दो। तो पंडित जी क्या करते हैं, एक पंचांग उठाते हैं, पंचांग में देख के बताते हैं कि इस बच्चे का जन्म नक्षत्र ये है, इसका नाम ये होगा। हर नक्षत्र के साथ कोई ना कोई वर्ण और स्वर व्यंजन जुड़ा हुआ है, हर नक्षत्र के साथ। अब वो कैसे जुड़े हुए हैं ये अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी फॉर द टाइमिंग मैंने आपको एक हिंट दिया है। मीनवाइल यू पीपल ट्राई टू लर्न देम, क्योंकि इसको लर्न करने में मुझे पता है बहुत थोड़े दिन लगा दोगे आप लोग, लेकिन अगर आप रोज 3-3 4-4 मुझे सुनाओगे तो याद जल्दी हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आई थिंक आप लोगों का रिकॉर्डिंग स्टॉप कर